वेलकम बैक टू ब्रेनीपीडिया स्किल्स। आई एम नेहा, योर पॉलिटी टीचर। एंड आज का जो हमारा क्लास है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये जो हमारा क्लास है ना, ये हमारे एनटीपीसी रेलवे बैच की क्लास है। और यहाँ पे इस क्लास के अंतर्गत हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी से रिलेटेड, गवर्नेंस से रिलेटेड PYQs, यानी कि प्रीवियस ईयर्स में पॉलिटी या फिर गवर्नेंस से जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उन सभी को आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए, क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आपको इस बैच के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। हमारा ये जो एनटीपीसी का रेलवे बैच है, इसका नाम है सफलता एक्सप्रेस। और इस बैच के थ्रू हम यहाँ पे सफलता एक्सप्रेस को ज्वाइन करेंगे और हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप होने वाला है ना, वो होगी आपकी ड्रीम रेलवे जॉब। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप इन बैचेस को फॉलो करते हैं, सारी क्लासेस को रेगुलरली देखते हैं, PYQs अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चंस को गो थ्रू करते हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप आने वाले एग्जामिनेशन में, अपकमिंग एग्जामिनेशन में इनसे रिलेटेड या फिर इनसे संबंधित क्वेश्चंस देख सकते हैं। और कई पॉसिबिलिटीज़ तो ये भी है कि इनसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आने वाले एग्जाम्स में देखने को मिल जाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं सफलता एक्सप्रेस के इस सफ़र में मेरे साथ चलने के लिए? अगर हाँ, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की क्लास में हम 25 PYQs को डिस्कस करने वाले हैं, 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और उन PYQs को डिस्कस करने के साथ साथ उन चीज़ों का हम एनालिसिस भी करेंगे, उन चीज़ों को हम समझेंगे कि भाई ये जो क्वेश्चंस है ये किस कंटेक्स्ट में आपसे बात करते हैं, इस क्वेश्चन में क्या बातें कही गई हैं। साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस में एक क्वेश्चंस के साथ ही हम आने वाले आगे 3-4 और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को प्रिपेयर करते हुए चलें। आई रियली होप कि आज की क्लास आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, वो तो बात है ही। साथ ही साथ आप इससे बहुत सारी नई चीज़ें सुनेंगे, नई चीज़ों को समझेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस क्लास को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग एनटीपीसी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम अपकमिंग आने वाला है, उनके लिए यहाँ पे पॉलिटी और गवर्नेंस के क्वेश्चंस को लर्न करना, समझना आसान हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी प्रीवियस क्लास में मैंने आपसे लास्ट क्वेश्चन जो था वो ये पूछा था कि अंडर आर्टिकल 72 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु हैज़ द पावर टू पार्डन अ डेथ सेंटेंस, मतलब कि हमारे संविधान के आर्टिकल 72 में पार्डनिंग पावर जो है डेथ सेंटेंस के लिए, यानी कि किसी का भी मृत्यु दंड जो माफ़ करने की पावर है, जो शक्ति है, वो किसके पास है, किस अथॉरिटी के पास है। तो ऑप्शंस थे मेंबर ऑफ राज्यसभा, गवर्नर ऑफ कंसर्न स्टेट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा वो होगा प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति। ये दरअसल हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रपति के पास ही पावर होती है कि वो हमारे देश में किसी भी इंसान के डेथ सेंटेंस को माफ़ कर सकते हैं, मृत्यु दंड को क्षमा प्रदान कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन तो था हमारा प्रीवियस क्लास का, जो कि मैंने आपको खुद से सॉल्व करने के लिए दिया था और आपसे पूछा था कि आप अपने आंसर्स जो हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन मैंने उन लोगों के लिए किया है जिन्हें इस क्वेश्चन का जवाब नहीं पता है। चलिए, आज का जो हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो ये है, हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट यूनियन बजट इन 1947। 1947 में इनमें से किसने हमारा पहला यूनियन बजट जो था उसे प्रेजेंट किया था, उसे पार्लियामेंट के सामने पेश किया था? या फिर देखिए, यहाँ पे ऑप्शंस हैं इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, RK शानमुखम या फिर RK शानमुखम चेट्टी या फिर जॉन मथई। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा RK शानमुखम चेट्टी, क्योंकि ही वॉज the very first union budget of independent India was presented by RK शानमुखम चेट्टी on November 26, 1947। 1947 नवंबर 26 को इन्होंने हमारे देश का पहला यूनियन बजट जो था वो पेश किया था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ही वॉज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये हमारे देश के पहले फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे। तो ये सवाल भी आ सकता है कि भाई हमारे देश के पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? तो आंसर होगा RK शानमुखम चेट्टी। देन इसके बाद एंड हैड द ऑनर ऑफ डिलीवरिंग दिस हिस्टोरिक बजट, और इन्हें ये सम्मान दिया गया, ये एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली कि वो हमारे देश का पहला यूनियन बजट जो है पार्लियामेंट में पेश कर सके। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन तो ये प्रिपेयर हो गया कि भाई पहला यूनियन बजट किसने दिया था? RK शानमुखम चेट्टी ने। दूसरा सवाल हो सकता है कब? तो 26 नवंबर 1947 को। तीसरा सवाल यहाँ से ये बन सकता है कि हु वॉज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हमारे देश के पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? तो जवाब फिर से वही होगा RK शानमुखम चेट्टी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन को डिस्कस करने के साथ साथ हमने 2 नए सवाल प्रिपेयर कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि आर्टिकल 29 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट्स विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स। हमारे संविधान का आर्टिकल 29 जो है हमें इनमें से कौन से अधिकार, कौन से राइट्स प्रोवाइड करता है?
सबसे पहला ऑप्शन है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, दूसरा है ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग प्रोहिबिटेड, तीसरा है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, चौथा है प्रोहिबिट्स टैक्सेस ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो होगा प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। आर्टिकल 29 जो है हमारे संविधान का, वो हमें माइनॉरिटीज़ के जो इंटरेस्ट होते हैं, बेसिकली माइनॉरिटीज़ को यहाँ पे सेफ गार्ड प्रोवाइड करने की बात की जाती है आर्टिकल 29 के अंडर। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। क्वेश्चन थर्ड हमारा हमसे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्वालिफिकेशन टू बिकम द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इनमें से ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशन है जो कि रिक्वायर्ड नहीं होती यदि आप किसी भी राज्य के किसी भी स्टेट के गवर्नर बनना चाहते हैं। तो पहला ऑप्शन है ही मस्ट बी एटलीस्ट 30 ईयर्स ओल्ड, यानी कि आपकी जो उम्र है वो 30 साल होनी चाहिए। दूसरा है शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द टेन्योर, यानी कि आप किसी अदर ऑफिस को, किसी अदर पोस्ट को होल्ड नहीं कर सकते जबकि आप गवर्नर की पोस्ट को सर्व कर रहे हैं या फिर गवर्नर के ऑफिस को संभाल रहे हैं। तीसरा मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। चौथा है नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले मैं सी वाले ऑप्शन के पास जाना चाहूँगी जो कि सबसे आसान है, मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ये तो एक बेसिक क्राइटेरिया होता है किसी भी ऑफिशियल पोस्ट के लिए। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट को होल्ड करते हैं, हमारे यहाँ की गवर्नमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं, पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर का हिस्सा बनना चाहते हैं, उस कंडीशन में ये जो एक क्राइटेरिया होता है दैट यू मस्ट बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, आपको देश का नागरिक होना ज़रूरी है। ये सबसे बेसिक क्राइटेरिया होता है, सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही साथ यहाँ पे दूसरे वाले पे मैं बात करना चाहूँगी, शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग टेन्योर, यानी कि जब आप गवर्नर की पोस्ट को, गवर्नर के ऑफिस को होल्ड करते हैं, उस कंडीशन में आप किसी दूसरे ऑफिस में, किसी दूसरे कार्य में कार्यरत नहीं हो सकते। आपको अपना पूरा टाइम, अपनी पूरी एनर्जी कहाँ देनी होगी, जो गवर्नर की पोस्ट है, गवर्नर का ऑफिस है, गवर्नर के जो फंक्शंस, ड्यूटीज़ हैं, उन्हें फुलफिल करने में लगानी होगी। फिर तीसरे में बात करूंगी मैं डी वाले की, नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। यदि आप किसी भी राज्य के गवर्नर हैं तो ना तो आप पार्लियामेंट के मेंबर बन सकते हैं और ना ही किसी स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर बन सकते हैं। तो यहाँ पे ये तीनों बातें तो मुझे सही लग रही है, ऑफकोर्स ये सही है भी। यदि आप गवर्नर बनना चाहते हैं तो आपको इंडिया का सिटीजन होना ज़रूरी है, और जब आप गवर्नर बन जाते हैं तो आप किसी दूसरे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर सकते। तीसरी बात, यहाँ पे जब आप गवर्नर बनना चाह रहे हैं, बनने के इच्छुक हैं या फिर आपका अपॉइंटमेंट हो चुका है, उस कंडीशन में यहाँ पे आप ना तो पार्लियामेंट के मेंबर रह सकते हैं, ना तो लोकसभा, ना ही राज्यसभा, और ना ही किसी स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर आप रह सकते हैं। जैसे ही आप गवर्नर की पोस्ट को होल्ड करते हैं, आपकी पुरानी जो भी पोस्ट है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, हट जाती है, आप उस पोस्ट से ऑटोमेटिकली बाहर हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये बात तो मुझे सही लग रही हैं और सही है भी। तो क्या आंसर होने वाला है यहाँ पे, आंसर होगा आपका ए, जो कि है मस्ट बी एटलीस्ट 30 ईयर्स ओल्ड। क्योंकि यहाँ पे जो एज क्राइटेरिया होता है गवर्नर की पोस्ट के लिए वो 30 नहीं 35 ईयर्स होता है। यदि आप गवर्नर बनना चाहते हैं किसी भी राज्य के, किसी भी स्टेट के, तो उस कंडीशन में आपकी जो उम्र है कम से कम 35 साल होनी चाहिए, ना कि 30 साल। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं और आपको याद रखना भी चाहिए कि यदि आप किसी भी राज्य के, किसी भी स्टेट के गवर्नर बनना चाहते हैं तो आपकी जो मिनिमम एज है, कम से कम उम्र है, वो होनी चाहिए 35 साल यानी कि 35 ईयर्स। Then the union list, the state list and the concurrent list is mentioned in which schedule of Indian Constitution? देखिए भाई, यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछा गया है कि हमारे संविधान में 3 प्रकार की सूचियाँ, 3 प्रकार की लिस्ट हमें देखने को मिलती है, जो कि होती है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। इन तीनों ही लिस्ट के बारे में हमें अपने संविधान के कौन से स्केड्यूल में मेंशन देखने को मिलता है, कौन सा स्केड्यूल हमारे संविधान का इन तीनों ही लिस्ट के बारे में हमें बताता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है 7th स्केड्यूल, 8th स्केड्यूल, 12th स्केड्यूल या फिर 10th स्केड्यूल। तो यहाँ पे आंसर होने वाला है 7th स्केड्यूल, क्योंकि हमारे संविधान का जो 7th स्केड्यूल है वो हमें बताता है डिवीजन ऑफ पावर के बारे में। डिवीजन ऑफ पावर किसके बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में।
और इसी डिवीजन ऑफ पावर के लिए हमारे संविधान में 3 प्रकार की सूचियों का फॉर्मेशन किया गया, एस्टैब्लिशमेंट किया गया, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तीनों को अगर मैं आपको ब्रीफ में समझाऊं कि भाई तीनों लिस्ट का मतलब क्या होता है, तो यूनियन लिस्ट में आपको वो सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे जिसमें सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट काम करने वाली है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने वाली है। उसके अलावा दूसरा आपको देखने को मिलेगा स्टेट लिस्ट, यानी कि ऐसी लिस्ट, ऐसे सब्जेक्ट जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट कार्य करेगी, जिन सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग फैसला अगर कोई लेगा तो वो लेगी स्टेट गवर्नमेंट। फिर तीसरी है हमारी कंकरेंट लिस्ट। अब जो कंकरेंट लिस्ट है भाई, हमारी कंकरेंट लिस्ट के रिगार्डिंग फैसला लेने वाली है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों आपस में मिलके, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट इन कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पे मिलके कार्य करेंगी। लेकिन अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई डिस्प्यूट होता है, तो किसकी बात सुनी जाएगी, किसकी बात को प्रायोरिटी दी जाएगी, तो आंसर होगा यूनियन गवर्नमेंट। तो यहाँ पे 7 शेड्यूल जो था काफ़ी एक शॉर्ट में ब्रीफ में मैंने आपको समझाया। उम्मीद करती हूँ 7 शेड्यूल जो है वो आपको समझ आया होगा और अब भविष्य में 7 शेड्यूल से रिगार्डिंग यदि कोई भी सवाल आपसे पूछा जाता है, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो आप यहाँ पे आंसर दे पाएंगे। बात करते हैं बाकी के बचे हुए स्केड्यूल्स की। 8th शेड्यूल में हमें अपने देश की ऑफिशियल लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं। यहाँ पे 8th शेड्यूल में हमारे देश की 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हैं मेंशन हैं। देन इसके बाद 10th शेड्यूल की यदि मैं बात करूँ, 10th शेड्यूल हमें एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताता है। 12th शेड्यूल जो है म्युनिसिपल फंक्शंस के बारे में बताता है कि म्युनिसिपैलिटी जो है वो किस तरीके से कार्य करने वाली है। अगर मैं बात करूं एंटी डिफेक्शन लॉ की, तो एंटी डिफेक्शन लॉ होता है जब कोई भी पॉलिटिकल लीडर अपने फ़ायदे के लिए कॉन्स्टेंटली एक पार्टी से दूसरी पार्टी में मूव करता रहता है। तो यही जो पूरा प्रोसेस होता है ना कि भाई कभी भी राजनेता अपने फ़ायदे के लिए, अपने मुनाफे के लिए अपनी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, इससे गवर्नेंस का, एडमिनिस्ट्रेशन का काफ़ी नुकसान होता है। तो इसी सारे कार्य को रोकने के लिए यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ का इंट्रोडक्शन हमारे देश में किया गया। कौन से शेड्यूल के अंदर? 10th शेड्यूल के अंदर। अब मुझे उम्मीद करती हूँ कि 8th शेड्यूल, 10th शेड्यूल, 12th शेड्यूल, साथ ही साथ 7th शेड्यूल की जो बातें हैं आपको समझ में आई होंगी। अब यहाँ से आपसे एक और सवाल आ सकता है कि हाउ मैनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे भारतीय संविधान में कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस मेंशन है? तो आंसर होगा 22। फिर आपसे एक और सवाल आ सकता है कि भाई एंटी डिफेक्शन लॉ जो है कौन से शेड्यूल में मेंशन है? आंसर होगा 10th शेड्यूल। म्युनिसिपैलिटी के फंक्शंस कौन से शेड्यूल में मेंशन है? आंसर होगा 12th शेड्यूल। तो यहाँ पे आपने फिर से देखा कि कैसे हमने सिर्फ एक क्वेश्चन को पढ़ के, एक क्वेश्चन को टारगेट करके आने वाले एक्सपेक्टेड 4 से 5 क्वेश्चंस अगेन प्रिपेयर कर लिए। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके प्रेसिडेंट कौन बने? यहाँ पे देखते हैं हम ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी जी, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी या फिर आचार्य नरेंद्र देव जी। इन चारों में से आपको बताना है कि भाई यहाँ पे इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके प्रेसिडेंट कौन बने। तो यहाँ पे आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी रहे। तो आपसे यहाँ पे ये सवाल भी आ सकता है हु वॉज द वेरी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तब भी आंसर क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी पहले प्रेसिडेंट यानी कि पहले जो हेड थे वो कौन रहे? यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये काफ़ी आसान सवाल हो जाता है लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट तो है। इसके बाद द फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच ईयर। हमारे इंडिया का, हमारे देश का पहला इलेक्टेड पार्लियामेंट जो था, जिसे इलेक्शन के द्वारा चुना गया था, वो कौन से साल में, कौन से ईयर में एग्जिस्टेंस में आया, यानी कि यहाँ पे पहली बार हमारे देश का ऐसा कौन सा पार्लियामेंट था जिसे हमने कम्प्लीटली इलेक्ट करके चुना, तो वो कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ? इसका आंसर होगा इन द ईयर 1952। हमारे देश में 1952 में पहली बार एक तरीके से जनरल इलेक्शंस को कंटेस्ट कराया गया। उसके साथ हमारे जो पार्लियामेंट के मेंबर्स थे उन्हें इलेक्शन के प्रोसेस के द्वारा चुना गया, इलेक्ट किया गया, जिसके बाद हमारे देश के पहले ऑफिशियल पार्लियामेंट का फॉर्मेशन हुआ जिसमें हमें इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं देखने को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द वेरी फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड इन। हमारे देश का पहला हाई कोर्ट जो है वो कौन सी सिटी में, इनमें से कौन सी सिटी में एस्टैब्लिश हुआ, इनमें से कौन सी ऐसी सिटी थी, कौन सा ऐसा शहर था जहाँ पे हमारे देश का पहला हाई कोर्ट जो था वो एस्टैब्लिश हुआ? यहाँ पे ऑप्शंस है कोलकाता, दिल्ली,
मुंबई या फिर चंडीगढ़। देखते हैं यहाँ पे इसका आंसर क्या है। इसका आंसर होगा यहाँ पे कोलकाता। कोलकाता में हमारे देश का पहला हाई कोर्ट जो था उसका फॉर्मेशन हुआ था। कैसे, चलिए समझते हैं। द फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, द कैलकाटा हाई कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 जुलाई 1864 अंडर द इंडियन हाई कोर्ट एक्ट ऑफ 1861। हमारे देश का पहला हाई कोर्ट जो था कोलकाता में बना। कैलकाटा बोलते थे जिसे हम पुराने समय में। कैलकाटा हाई कोर्ट बना कब? 1 जुलाई 1862 में, और इसका फॉर्मेशन हुआ था इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के अंडर। क्योंकि इस समय पे ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया पे राज कर रहे थे, और अपने कन्वीनियंस के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को और आसान और बेहतर बनाने के लिए वो लोग समय समय पर नए एक्ट का इंट्रोडक्शन करते रहते थे। तो उनमें से ही एक एक्ट था इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861, जिसमें ये प्रोविजन था कि हमें इंडिया में क्या करना है, हाई कोर्ट का फॉर्मेशन करना है। इसके अंतर्गत कैलकाटा में हमारे देश का पहला हाई कोर्ट बना। कैलकाटा हाई कोर्ट कब बना? 1 जुलाई 1862 में बना। चलिए, देन नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओरिजिनली वॉज। जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ उस समय हमारे देश में ओरिजिनली कितने आर्टिकल्स देखने को मिलते थे? ऑप्शन है 395, 390, 444 यानी कि 444 या फिर 375। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 395। हमारे देश में जब संविधान लागू हुआ उस समय हमारे देश में जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स थे, गिव मी अ सेकेंड, यस, नंबर ऑफ आर्टिकल्स थे वो 395 हमें देखने को मिलते थे। यस, स्लाइड वॉज ब्लैंक आई गेस। तो 395 आर्टिकल्स हमें देखने को मिले। साथ ही साथ यहाँ पे आपसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि भाई कितने पार्ट्स ओरिजिनली देखने को मिलते थे, साथ ही साथ कितने स्केड्यूल्स देखने को मिलते थे। तो यदि मैं बात करूँ कि नंबर ऑफ पार्ट्स, तो जब 1950 में हमारा संविधान इनेक्ट हुआ यानी कि लागू हुआ, उस समय हमारे देश में हमारे संविधान में 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे, और अगर मैं स्केड्यूल्स की बात करूं तो 8 स्केड्यूल्स हमें देखने को मिलते थे। अब यहाँ से मेरा आपसे एक सवाल है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि एट प्रेजेंट में 2025 में हमें अपने संविधान में कितने आर्टिकल्स, कितने पार्ट्स और कितने स्केड्यूल्स देखने को मिलते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप मुझे कमेंट सेक्शन में सही जवाब बताएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द राइट टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। अब यहाँ पे आपको 4 कैटेगरी के लोग बताए गए हैं। आपको बताना है कि इनमें से ऐसी कौन सी पर्सनालिटी है जिन्हें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही इलेक्शन में वोट करने का अधिकार प्राप्त है। तो ऑप्शन है, सबसे पहले इंडियन सिटीजन अबव द एज ऑफ 18, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, या फिर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोअर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। देखिए भाई, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन से हम स्टार्ट करेंगे एनालाइज करना। फर्स्ट ऑप्शन आपसे बोल रहा है कि इंडियन सिटीजन्स अबव द एज ऑफ 18, मतलब हमारे देश के वो सभी सिटीजन्स, वो सभी नागरिक जो कि 18 साल से ऊपर है। तो ये जो एक ऑप्शन है ना, ये लोकसभा के लिए तो बिल्कुल करेक्ट है कि भाई हम लोकसभा के चुनाव में वोटिंग करते हैं, लेकिन आप और मैं राज्यसभा के चुनाव के लिए, राज्यसभा के इलेक्शंस के लिए वोटिंग नहीं करते। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। सेकेंड वन इज इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा। अब ये जो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा होते हैं ये भी दोनों के ही इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। थर्ड वन इज़ इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा। यहाँ पे भी यही सेम चीज़ अप्लाई होती है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा जो होते हैं वो भी दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही कंटेक्स्ट में वोटिंग नहीं करते। देन इसके बाद यहाँ पे फोर्थ वन इज़ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोअर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। अब देखिए, हमारे जो लोअर हाउस होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली की बेसिकली मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे इनके पास ये अधिकार होता है कि वो यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही कंटेक्स्ट में वोटिंग कर सकते हैं। दोनों ही लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शन यानी कि चुनाव में हिस्सा लेके वोटिंग कर सकते हैं। किसके पास है ये अधिकार? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोअर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब हमारा जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है इसके लोअर हाउस के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं ना, उनके पास ये अधिकार होता है कि वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों के ही इलेक्शंस में, दोनों के ही चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकें और वोटिंग कर सकें। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। इंडियाज़ नेशनल मोटो सत्यमेव जयते। हमारे देश का जो नेशनल मोटो है सत्यमेव जयते
ट्रुथ अलोन ट्रिम्स इज अ मंत्रा फ्रॉम विच एंशियंट इंडियन स्क्रिप्चर। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो सत्यमेव जयते है बेसिकली इसे कौन से एंशियंट स्क्रिप्चर से अडॉप्ट किया गया है, इनमें से ऐसा कौन सा ऐसा एंशियंट स्क्रिप्चर है जिसमें से हमने सत्यमेव जयते के टर्म को, पूरे मोटो को उठा के यहाँ पे इंडिया के नेशनल मोटो में कन्वर्ट किया है। तो ऑप्शंस है ऋग्वेद, मुंडक उपनिषद, भगवद गीता या फिर मत्स्य पुराण। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा मुंडक उपनिषद। कैसे, चलिए देखते हैं। The phrase Satyameva Jayate is not directly from Veda, but it is derived from Mundak Upanishad, which is a part of अथर्व वेद। देखिए यहाँ पे जो हमारा सत्यमेव जयते का पूरा मोटो है, फ्रेज है, ये डायरेक्टली किसी वेद से अडॉप्ट नहीं किया गया, बल्कि इसे हमने अडॉप्ट किया है मुंडक उपनिषद से, जो कि किसका पार्ट है, अथर्व वेद का पार्ट है। पर डायरेक्टली इसे हम अथर्व वेद से कनेक्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब होता है ट्रुथ अलोन ट्रिम्स एंड इट इज़ इंडियाज़ नेशनल मोटो। इसका मतलब होता है कि हमेशा सत्य की जीत होती है और ये हमारे इंडिया का, हमारे देश का नेशनल मोटो भी है। अब यहाँ से दो सवाल बन सकते हैं। पहला तो हमने देखा कि भाई जो इंडिया का नेशनल मोटो सत्यमेव जयते हैं, इनमें से किससे अडॉप्ट किया गया है। दूसरा ये बन सकता है यहाँ पे कि हमारे देश का नेशनल मोटो क्या है। आपसे ये सवाल भी तो पूछा जा सकता है ना कि हमारे देश का जो नेशनल मोटो है वो क्या है भाई। तो यहाँ पे तीन चार ऑप्शंस दे देंगे, उसमें से एक होगा सत्यमेव जयते। तो आप क्या चूज़ करने वाले हैं यहाँ पे, सत्यमेव जयते। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि भाई सत्यमेव जयते का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। देन यहाँ पे आपको अगेन 3-4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे एंड आपको उसमें से चूज़ करना पड़ेगा ट्रुथ अलोन ट्रिम्स। चलिए 11th की बात करते हैं। फ्रॉम विच कंट्री इज़ द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड। अब यहाँ पे पूछा गया है, आप हमें बताइए कि इसमें से ऐसा कौन सा देश है जहाँ से हमने अपने देश की फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अडॉप्ट किया है, जिस देश से इंस्पायर होकर हमने अपने देश में फंडामेंटल ड्यूटीज़ के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है। तो आंसर होगा यूएसएसआर यानी कि रशिया। प्रेजेंट डे में रशिया, और उस समय की यदि मैं बात करूं तो यूएसएसआर। हमारे देश में बेसिकली अलग अलग देशों से अलग अलग प्रोविजंस को, अलग अलग चीज़ों को अडॉप्ट करके अपने संविधान में ऐड किया गया ताकि हम अपने संविधान को और बेहतर बना सकें। तो उनमें से ही एक कंसेप्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि हमें देखने को मिलता है यूएसएसआर से। बेसिकली हमारे देश के संविधान में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कंसेप्ट है वो हमने अडॉप्ट किया है यूएसएसआर यानी कि रशिया से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया वर बिल्ट इन 1911 टू कमेमोरेट द विजिट ऑफ जॉर्ज V एंड क्वीन मैरी। देखिए 1911 में इंडिया में किंग जॉर्ज V जो थे, जॉर्ज V बोल लीजिए आप इन्हें, और जो क्वीन मैरी थी वो इंडिया आने वाले थे। तो उनको वेलकम करने के लिए इनमें से कौन सा जो पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जो कि आज के टाइम में काफ़ी पॉपुलर आपको देखने को मिलता है इंडिया में, उसका कंस्ट्रक्शन यहाँ पे किया गया 1911 में। इनमें से कौन सा ऐसा मॉन्यूमेंट था, ऐसा कौन सा बिल्डिंग थी जिसका कंस्ट्रक्शन किया गया किंग जॉर्ज V और क्वीन मैरी को वेलकम करने के लिए। तो ऑप्शन है इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, द प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम या फिर विक्टोरिया टर्मिनस। तो यहाँ पे इसका जवाब होगा गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया का यहाँ पे बोलना चाहिए कंस्ट्रक्शन कराया गया था, गेटवे ऑफ इंडिया को तैयार किया गया था किंग जॉर्ज V और क्वीन मैरी को यहाँ पे वेलकम करने के लिए। कौन से ईयर में, 1911 में। अगेन यहाँ से दो क्वेश्चंस बन सकते हैं। कैसे, पहला तो आपसे पूछ लिया कि इनमें से कौन सा कंस्ट्रक्शन हुआ था। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी हो सकता है कि गेटवे ऑफ इंडिया का कंस्ट्रक्शन कौन से ईयर में कराया गया, या फिर किसे वेलकम करने के लिए कराया गया, किंग जॉर्ज V को या फिर किसी और किंग के नाम दे देंगे। फिर आपसे पूछ लेंगे यहाँ पे, यही 3-4 सवाल यहाँ से बन सकते हैं। पहला हमने देखा, बाकी के दो हमने डिस्कस किए। पहला कि जो यहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया है उसका कंस्ट्रक्शन कौन से ईयर में, कौन से साल में हुआ। दूसरा पूछ सकते हैं कि भाई इनमें से कौन से ऐसे किंग थे, कौन से ऐसे राजा थे जिनको वेलकम करने के लिए यहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया का कंस्ट्रक्शन जो है कराया गया था। अगेन हमने एक क्वेश्चन को डिस्कस करने के साथ साथ आने वाले एक्सपेक्टेड 2-4 क्वेश्चंस को समझा यहाँ से। देन द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वाज कंपोज्ड बाय। अब ये तो बहुत ही इजी सवाल हो जाता है क्योंकि ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे होते हैं। नेशनल सॉन्ग जो है हमारे इंडिया का, इसे किसने कंपोज किया है, किसने प्रिपेयर किया है। ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चैटर्जी, पैडमेरी वेंकट सुब्बाराव या फिर पिंगली वेंकैया।
देखिए, पिंगली वेंकैया जी तो ऑफ कोर्स नहीं हो सकते। ये एक ऐसा सवाल है, एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब कोई भी बच्चा इंडिया का बिना किसी ऑप्शन के दे सकता है, क्योंकि स्कूल टाइम से ही ये सवाल काफ़ी पॉपुलर होता है। तो यहाँ पे इस सवाल का जवाब होने वाला है बंकिम चंद्र चैटर्जी। बंकिम चंद्र चैटर्जी जी ने हमारा नेशनल सॉन्ग जो था उसे कंपोज किया था, जिसे हम वंदे मातरम के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड बाय आर्टिकल 21A। बेसिकली अब आपसे यहाँ पूछा गया है कि इनमें से आर्टिकल 21A के प्रोविजन आप हमें बता दीजिए। आर्टिकल 21A इनमें से क्या बातें करता है? पहला है राइट टू एजुकेशन, दूसरा है राइट टू इंफॉर्मेशन, तीसरा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल, चौथा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। देखिए, अब यहाँ पे जो आर्टिकल 21A है ये हमें राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। और ये जो राइट टू एजुकेशन है ना, शिक्षा का अधिकार है ना, ये हमारा फंडामेंटल राइट भी है, यानी कि मौलिक अधिकार भी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। द लॉ दैट अलाउड फॉर विडो री मैरिज वॉज पास्ड इन द ईयर। ऐसा एक लॉ था ब्रिटिश इंडिया में जो कि पास किया गया था, जिससे कि विडो री मैरिज यानी कि जो विधवा औरतें हुआ करती थी, विधवा वुमेन थी हमारी सोसाइटी के, उनकी री मैरिज यानी कि पुनर्विवाह की बात यहाँ पे की गई थी। उस एक्ट को किस ईयर में पास किया गया था, किस ईयर में उस एक्ट को पास किया गया? चलिए देखते हैं। आंसर है सी यानी कि 1856। इन द ईयर 1856 हिंदू विडो री मैरिज एक्ट जो है उसका इंट्रोडक्शन हुआ। चलिए समझते हैं इस एक्ट के बारे में थोड़ा सा। दिस एक्ट लीगलाइज्ड द री मैरिज ऑफ हिंदू विडोज इन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया में जो हिंदू विडोज थी उनकी री मैरिज को यानी कि पुनर्विवाह को यहाँ पे लीगलाइज किया गया कि भाई अब यहाँ पे जो हिंदू विडोज हैं उनका आप री मैरिज करा सकते हैं, पुनर्विवाह करा सकते हैं। इट वॉज अ लैंडमार्क सोशल रिफॉर्म spearheaded बाय ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड इनेक्टेड अंडर लॉर्ड कैनिंग। देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने इस पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। बेसिकली पूरे जो प्रोटेस्ट रहे, रिवॉल्ट रहे, या फिर जो भी प्रोसेस रहा इस लॉ को इनेक्ट करवाने का, इंट्रोड्यूस करवाने का, या फिर इसके बिहाइंड आइडिया का, उसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ इस समय यहाँ पे इंडिया के हमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या वाइस रॉय कौन देखने को मिलते थे, तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के अंडर ये जो हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट था इसको इंट्रोड्यूस कराया गया और इम्प्लीमेंट कराया गया। तो यहाँ से दो सवाल बन सकते हैं। पहला तो कौन से ईयर में, दूसरा बन सकता है कि भाई कौन से ऐसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे जिसके अंडर में यहाँ पे हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट को इंट्रोड्यूस कराया गया। तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। और फिर उसके बाद यहाँ पे पूछ सकते हैं आपसे कि ऐसी कौन सी इंडियन पर्सनालिटी थे, ऐसे कौन से इंडियन फ्रीडम फाइटर थे या फिर सोशल वर्कर थे जिन्होंने इस पूरे ही एक्ट को इम्प्लीमेंट कराने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अब इस एक्ट का इंट्रोडक्शन क्यों हुआ था? ताकि समाज में, सोसाइटी में जो विडो औरतें थीं, जो विधवा महिलाएं होती थीं, उनके स्टेटस को थोड़ा बेहतर बनाया जा सके, क्योंकि उनके साथ बहुत एक क्रूअल बिहेवियर होता था, रूड बिहेवियर होता था, इनह्यूमन बिहेवियर किया जाता था उनके साथ अगर कोई भी वुमेन जो है वो विडो हो जाती है। तो इन्हीं चीज़ों से महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए इस एक्ट का इंट्रोडक्शन यहाँ पे कराया गया था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन वॉज पास्ड बाय पार्लियामेंट इन विच ईयर? हमारे देश में अधिकार है बच्चों के पास फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का। तो ये जो एक पूरा कॉन्सेप्ट था ना, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन वाला, ये पार्लियामेंट के द्वारा किस ईयर में, कौन से साल में पास कराया गया था? ऑप्शन है 2010, 2006, 2009 या फिर 2011। तो यहाँ पे इसका सही जवाब जो है वो होने वाला है 2009। 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट जो था उसे पास किया गया था हमारे पार्लियामेंट यानी कि सांसद के द्वारा। कब पास किया गया था? 4 अगस्त 2009 को, और इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 2010। अब देखिए यहाँ से अगेन दो सवाल बन सकते हैं कि पहला तो यही पूछा कि भाई पार्लियामेंट ने इसे कब पास किया? 2009 में पास किया। देन यहाँ पे एक चीज़ ये आ सकती है कि भाई इसे हमारे देश में इम्प्लीमेंट यानी कि लागू कब से कराया गया? तो इसका जवाब होगा 1 अप्रैल 2010, यानी कि 2010 में इसे हमारे देश में इम्प्लीमेंट कराया गया। अगेन यहाँ पे एक क्वेश्चन से हमने 2 क्वेश्चन प्रिपेयर किए। देन 17th क्वेश्चन जो है हमारा, ये हमसे बोलता है एमिनेंट सोशल रिफॉर्मर एंड वुमेन्स एजुकेशन एक्टिविस्ट। गिव मी अ सेकेंड प्लीज, आई गेस यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है।
Yes, there was a typing error. Sorry, everyone. So the question was like, which eminent social reformer and women's education activist पंडित सरस्वती was the great scholar of, जो एक पंडित सरस्वती थी जो कि एक काफ़ी ज़्यादा सोशल रिफॉर्मर रही। उन्होंने वुमेंस एजुकेशन के लिए काफ़ी कार्य किए, काफ़ी एफर्ट्स किए ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे या उससे पहले भी। तो यहाँ पे पूछा गया कि इनमें से कौन सी भाषा, कौन सी लैंग्वेज का काफ़ी अच्छा नॉलेज, काफ़ी अच्छा ज्ञान हुआ करता था। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा संस्कृत। इन्हें संस्कृत का काफ़ी अच्छा और काफ़ी डीप नॉलेज जो है वो देखने को मिला। अब यहाँ से आपसे दो सवाल पूछे जा सकते हैं कि भाई पंडित सरस्वती जो थी, इन्हें कौन सी भाषा का बहुत अच्छे तरीके से ज्ञान था। तो ऑप्शन है, आंसर है संस्कृत। दूसरा सवाल ये हो सकता है कि आपको 3-4 वुमेन एक्टिविस्ट के नाम दे दें और आपसे पूछे कि भाई बताइए इनमें से कौन सी वुमेन एक्टिविस्ट जो रही हैं उन्हें संस्कृत भाषा का काफ़ी अच्छा ज्ञान, काफ़ी अच्छा नॉलेज देखने को मिलता है। तो अगेन हमने यहाँ से एक क्वेश्चन पे से 2 क्वेश्चंस जो हैं वो प्रिपेयर किए। क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से हैं। पहला क्वेश्चन तो आपसे यही बोला गया है कि पंडित सरस्वती जो थी उन्हें कौन सी भाषा, कौन सी लैंग्वेज का काफ़ी अच्छा ज्ञान था। दूसरा सवाल आपसे ये बन सकता है कि इनमें से कौन सी ऐसी सोशल रिफॉर्मर या फिर वुमेन एक्टिविस्ट रहीं जिन्हें संस्कृत का काफ़ी अच्छा नॉलेज था, काफ़ी अच्छा ज्ञान यहाँ पे देखने को मिला। तो ये 2 सवाल आपके यहाँ से एक्सपेक्टेड जो हैं बन सकते हैं। पहला सवाल तो प्रीवियस ईयर में आपसे पूछा जा ही चुका है, लेकिन फ्यूचर में अभी अपकमिंग एग्ज़ाम में इस एक सवाल को एक डिफरेंट तरीके से अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो कुछ इस तरीके से एग्जामिनर इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट इनमें से कौन से साल में हुआ। हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इनमें से कौन से साल में इस्टेब्लिश हुआ। ऑप्शन है 1935, 1933, 1938 या फिर 1937। इसका सही जवाब होगा 1935। 1935 में हमारे देश में पहली बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो इस्टेब्लिशमेंट था वो हमें देखने को मिला। सो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI was established on 1st April 1935 under the provisions of Reserve Bank of India Act 1934। अगेन यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया का टाइम चल रहा है, ब्रिटिश कॉलोनियल एरा चल रहा है। इस समय ब्रिटिशर्स इंडिया के गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन को बेटर बनाने के लिए यहाँ पे नए नए एक्ट्स इंट्रोड्यूस किया करते थे। उनमें से ही एक एक्ट था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, जिसमें कि ये प्रोविज़न दिया गया कि हम अब भारत की इकोनॉमी को बेटर करने के लिए, इकोनॉमी में और कंट्रोल लाने के लिए यहाँ पे RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन करेंगे। अब इस एक्ट के अंतर्गत जो कि 1934 में आया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन होता है इन द ईयर 1935 ऑन 1st अप्रैल। अब यहाँ से ना एक क्वेश्चन मैं आपको बता सकती हूँ जो कि आ सकता है। यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं कि हमारे देश में RBI डे कब सेलिब्रेट होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डे कब मनाया जाता है। तो आंसर होगा 1st अप्रैल, क्योंकि 1st अप्रैल को हमारे देश में RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसका फॉर्मेशन किया गया था। साथ ही साथ यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि भाई ब्रिटिश इंडिया का, ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड का ऐसा कौन सा एक्ट था जिसके द्वारा यहाँ पे RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हमें अपने देश में देखने को मिला। तो इसका आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के द्वारा हमें अपने देश में पहली बार फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन देखने को मिला। तो 3 सवाल बन सकते हैं। पहला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन कौन से ईयर में हुआ, 1935 में। दूसरा, कौन से एक्ट के द्वारा हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के द्वारा। तीसरा, हमारे देश में आज भी RBI डे यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो डे है उसे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो उसे हम सेलिब्रेट करते हैं 1 अप्रैल को। तो ये सारे ही क्वेश्चंस यहाँ पे इस एक क्वेश्चन से निकल के बन सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है, व्हाट डज बाई कैमरल लेजिस्लेचर मीनिंग। बाई कैमरल लेजिस्लेचर जो होता है इसका क्या मीनिंग है, चलिए समझते हैं। बाई कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं और आपको बताना है कि इनमें से क्या मतलब निकलता है बाई कैमरल लेजिस्लेचर का। सबसे पहला ऑप्शन बोलता है लेजिस्लेटर्स आर डिवाइडेड इनटू 4 सेपरेट असेंबली। यहाँ पे हम लेजिस्लेटर को 4 सेपरेट असेंबली में डिवाइड करते हैं।
दूसरा ऑप्शन आपसे बोलता है लेजिस्लेटर्स आर ग्रुप्ड एज वन असेंबली। ये आपसे बोल रहा है कि सभी लेजिस्लेटर मिल के सिर्फ एक असेंबली में कार्य करते हैं। तीसरा ऑप्शन आपसे कहता है लेजिस्लेटर्स आर डिवाइडेड इनटू टू सेपरेट असेंबली। यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन बोलता है, ये ऑप्शन आपसे बोलता है कि जो हमारे लेजिस्लेटर्स हैं ना, ये दो सेपरेट असेंबली में डिवाइड होने वाले हैं। फोर्थ वन आपसे बोलता है लेजिस्लेटर्स आर डिवाइडेड इनटू सेपरेट असेंबली, यानी कि लेजिस्लेटर्स को 8 सेपरेट असेंबली यानी कि 8 छोटी छोटी असेंबलीज में हम बांटने वाले हैं। तो अब यहाँ पे ना एक टर्म जो है वो बार बार यूज़ हो रही है, लेजिस्लेटर 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 और लेजिस्लेटर। अब ये टर्म लेजिस्लेटर का मतलब क्या होता है मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ। लेजिस्लेटर बेसिकली वो बॉडी होती है जो कि हमारे देश के रूल्स रेगुलेशंस को डिसाइड करती हैं, लॉ फ्रेमिंग करती हैं, किस प्रकार से नियम कानून होंगे, नई नई नीतियाँ बनेंगी, उन चीज़ों को ये लोग डिसाइड करते हैं। बेसिकली जो लोग नई नियम, नए नीतियाँ, नए प्रावधान, नए बदलाव, अमेंडमेंट या फिर नए लॉज हमारे देश में इंट्रोड्यूस कराते हैं, उन्हें हम बोलते हैं लेजिस्लेटर। और बाई कैमरल लेजिस्लेचर जो है वो क्या करता है, इन लेजिस्लेटर्स को दो सेपरेट पार्ट्स में, दो छोटे छोटे अन्य अलग भागों में डिवाइड कर देता है। जैसे कि यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, राज्यसभा एंड लोकसभा। बेसिकली बाई कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब होगा हम लेजिस्लेचर को, लेजिस्लेचर के लोगों को यहाँ पे दो भागों में, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। चलिए समझते हैं, दो पार्ट्स में तो डिवाइड करेंगे, लेकिन अब बाई कैमरल लेजिस्लेचर इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर लेजिस्लेचर इज डिवाइडेड इनटू टू सेपरेट चैम्बर्स और हाउसेस, टिपिकली एन अपर हाउस और लोअर हाउस। बेसिकली बाई कैमरल लेजिस्लेचर में हम लोग यहाँ पे गवर्नमेंट का ऐसा फॉर्म है जहाँ पे हम लेजिस्लेचर को दो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और फिर लेजिस्लेटर्स जो होते हैं वो दो अलग भागों में बट के यहाँ पे लेजिस्लेचर का सारा काम करते हैं, सारे ही कार्यभार को संभालते हैं। इसका आप एग्जांपल समझ सकते हैं अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस यानी कि राज्यसभा, लोअर हाउस यानी कि लोकसभा। हमारे पार्लियामेंट को भी तो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ना, लोकसभा और राज्यसभा में। तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब ही यही होता है कि हम यहाँ पे लेजिस्लेचर को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एग्जाम्पल है लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि लोअर हाउस और अपर हाउस। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोलता है इन द ईयर 1999 हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान who was overthrown by military coup led by जनरल परवेज़ मुशर्रफ। देखिए 1999 में पाकिस्तान में एक मिलिट्री कूप होता है जिसके द्वारा यहाँ पे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को उनकी पोस्ट से हटा दिया जाता है और वहाँ पे पूरी जो एक कब्ज़ा होता है, पूरा जो एक पावर होता है वो किसके हाथ में आ जाता है, जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हाथ में। क्योंकि ये जो मिलिट्री कूप था इसे लीड कौन कर रहे थे, इसके लीडर कौन थे, जनरल परवेज़ मुशर्रफ। इन्होंने क्या किया 1999 में, जो भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे वो हम अभी आगे समझेंगे कौन थे, उन्हें अपनी पोस्ट से, प्रधानमंत्री की पोस्ट से हटा दिया, बाहर निकाल दिया और खुद ने वहाँ पे पाकिस्तान के सारी पावर को, सारे एडमिनिस्ट्रेशन को होल्ड करना स्टार्ट कर दिया। तो सवाल ये पूछ रहा है कि भाई वो प्रधानमंत्री कौन थे जिन्हें जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मिलिट्री कूप के द्वारा हटा दिया था। ऑप्शन है जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ज़िया उल हक, नवाज़ शरीफ या फिर यूसुफ रज़ा गिलानी। तो यहाँ पे मैं बात करूँ अगर यहाँ पे आंसर की, तो आंसर होगा नवाज़ शरीफ। नवाज़ शरीफ जो थे प्रधानमंत्री थे 1999 में पाकिस्तान के। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डीप में समझते हैं क्योंकि यहाँ से शायद और क्वेश्चंस हमें देखने को मिल सकते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हु वॉज ओवरथ्रोन इन अ मिलिट्री कूप इन 1999 वॉज नवाज शरीफ। 1999 में जो मिलिट्री कूप के द्वारा जिन प्रधानमंत्री को उनकी पोस्ट से हटाया गया, ओवरथ्रो किया गया, वो थे यहाँ पे नवाज शरीफ। आगे बात करते हैं। द कूप वॉज लेड बाय जनरल परवेज़ मुशर्रफ। अभी जो पूरा कूप था, यहाँ पे पूरी जो मिलिट्री को जो लीड कर रहे थे, यहाँ पे इनके जो लीडर रहे वो थे परवेज़ मुशर्रफ, हु वॉज सर्विंग एज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एट दैट टाइम। अगर हम बात करें परवेज़ मुशर्रफ कौन थे, तो ये आर्मी के चीफ हुआ करते थे उस समय पर। दिस इवेंट अकर्ड आफ्टर अ पीरियड ऑफ इंटेंस पॉलिटिकल एंड मिलिट्री टेंशन बिटवीन नवाज शरीफ गवर्नमेंट एंड द मिलिट्री। अभी जो पूरा इवेंट हुआ ना कि इन्हें इनकी पोस्ट से हटा के कब्जा कर लिया गया इनके ऑफिस में, ये तब हुआ जब बहुत लंबे समय से नवाज शरीफ की गवर्नमेंट और मिलिट्री के बीच में कुछ पॉलिटिकल टेंशन्स चल रहे थे।
Following the coup, मुशर्रफ assumed control and eventually became the president of Pakistan. अब यहाँ पे कूप ने जब कब्जा कर लिया, ऑफिस में सारी चीज़ें हो गई, तब मुशर्रफ ने अपने आप को पाकिस्तान का प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति घोषित कर दिया और पाकिस्तान के ऊपर जितना भी कंट्रोल था, पॉलिटिकल कंट्रोल था, उसे अज्यूम कर लिया. दिस मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन पाकिस्तान पॉलिटिकल लैंडस्केप. अब ये पाकिस्तान की पॉलिटी में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इस समय पे यहाँ पे इनके जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे उन्हें कम्प्लीटली अपनी पोस्ट से बाहर कर दिया गया, हटा दिया गया. देन अचानक से यहाँ पे मुशर्रफ साहब आ जाते हैं, परवेज़ मुशर्रफ साहब आ जाते हैं और वो क्या करते हैं, सारी ही पावर को गेन कर लेते हैं, सारे कंट्रोल को अपने हाथों में ले लेते हैं और साथ ही साथ स्वयं को, अपने आप को पाकिस्तान का प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति घोषित कर देते हैं. तो ये ऑफ कोर्स एक काफ़ी बड़ा चेंज, काफ़ी बड़ा बदलाव हमें देखने को मिला. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि भाई 1999 में जो पीएम थे वो कौन थे. दूसरी चीज़ यहाँ से ये पूछी जा सकती है कि भाई 1999 में जो मिलिट्री कूप हुआ उसके बाद यहाँ पे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति कौन बने, परवेज़ मुशर्रफ बने. फिर इसके बाद एक सवाल ये भी हो सकता है कि ये जो मिलिट्री कूप हुआ जिसमें नवाज शरीफ को हटा के परवेज़ मुशर्रफ यहाँ पे प्रेसिडेंट बने, ये कौन से ईयर में हुआ, कौन से साल में हुआ. 3 सवाल यहाँ से आपको देखने को मिल सकते हैं और ये जो पूरी ही स्टोरी थी मैंने आपको ब्रीफ में समझा दी है. उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी. नेक्स्ट है हमारे पास यूनियन गवर्नमेंट स्कूल्स नर्सरी योजना. इज़ अबाउट यूनियन गवर्नमेंट की एक गवर्नमेंट स्कूल नर्सरी योजना है, एक योजना, एक स्कीम है. ये आपको बताना है कि ये किस बारे में है, किस सब्जेक्ट के मैटर में ये यहाँ पे बात करती है. यहाँ पे पहला ऑप्शन है क्रिएटिंग इन्वायरमेंटल अवेयरनेस इन यंग माइंड्स. इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग, इन्वायरमेंट के प्रति जो अवेयरनेस है, जो जागरूकता है वो बच्चों में होनी चाहिए, इसके लिए. या फिर स्ट्रीमलाइनिंग एडमिशन्स इन नर्सरी स्कूल्स में एडमिशन्स के लिए. ब्रिंगिंग नर्सरी स्कूल्स अंडर रेगुलेशंस, नर्सरी स्कूल्स को रेगुलेशंस के अंदर लाने के लिए. या फिर क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की सेफ्टी के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए जागरूकता फैलाने के लिए. आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या ऑप्शन होने वाला है, मैं बताती हूँ. यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर 1, क्रिएटिंग इन्वायरमेंटल अवेयरनेस इन द यंग माइंड्स. यहाँ पे छोटे बच्चों के दिमाग में इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग अवेयरनेस, जागरूकता लाने के लिए ये जो पूरी योजना है इसका इंट्रोडक्शन कराया गया. चलिए इसके बारे में समझते हैं. द स्कूल नर्सरी योजना इज़ एन इनिशिएटिव बाय यूनियन गवर्नमेंट. ये किसकी योजना है, यूनियन गवर्नमेंट की योजना है. अगेन आपसे ये सवाल आ सकता है कि ये जो स्कूल नर्सरी योजना है ना, ये राज्य सरकार की योजना है या फिर केंद्र सरकार की योजना है. टू प्रमोट इन्वायरमेंटल अवेयरनेस अमंग स्टूडेंट्स, ताकि इस स्कीम के अंतर्गत जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके अंदर, उनके मन में, उनके दिमाग में यहाँ पे इन्वायरमेंट के प्रति, नेचर के प्रति हमारे एक अवेयरनेस, एक जागरूकता आ सके. Under this scheme, students are encouraged to grow sapling in school nurseries as a part of their practical learning. इस स्कीम के अंतर्गत छोटे बच्चों को ये चीज़ बोली जाती है कि आप अपने स्कूल में सैपलिंग्स लगाएंगे, यानी कि छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं उन्हें ग्रो करेंगे. छोटे छोटे जो बीज हैं, जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, उन्हें आप क्या करेंगे, अपने स्कूल की नर्सरी में ग्रो करेंगे. और ये उनके लिए एक एक्टिविटी की तरह कंसिडर किया जाता है, प्रैक्टिकल लर्निंग की तरह कंसिडर किया जाता है कि आप छोटे बच्चों को ये चीज़ जो है प्रैक्टिकल लर्निंग के अंदर सिखाने वाले हैं कि एक प्लांट को किस तरीके से लगाया जाता है, उस पौधे को किस प्रकार से ग्रो किया जाता है. The aim is to foster connection with nature and contribute to a greener sustainable future. अब यहाँ पे ये जो पूरी ही स्कीम है इसका एम ये है ताकि हम बच्चों का, एक जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, जो किड्स होते हैं, उनका इनका इन्वायरमेंट के साथ एक कनेक्शन करवा सकें. गिव मी अ सेकेंड प्लीज़. यहाँ पे हम बच्चों का, किड्स का, स्टूडेंट्स का एक कनेक्शन डेवलप करा सके नेचर के साथ, मदर अर्थ के साथ. साथ ही साथ यहाँ पे अब अपने भविष्य में एक ग्रीनर सस्टेनेबल फ्यूचर ला सके भाई, क्योंकि जितने ज़्यादा प्लांट्स आप ग्रो करेंगे हमारे लिए भविष्य में ये चीज़ उतनी ही फ़ायदेमंद, उतनी ही बेनिफिशियल साबित होगी. तो फ्यूचर में हमें थोड़ा हरा भरा इन्वायरमेंट देखने को मिले, पेड़ पौधे अपने अराउंड में देखने को मिले. इसके लिए भी यहाँ पे छोटे बच्चों को पेड़ लगाने के लिए, प्लांटेशन करने के लिए एनकरेज किया जाता है. उम्मीद करती हूँ ये बात आपको यहाँ समझ आई होगी. नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगी, जो हमारा क्वेश्चन है वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय. हमारे देश में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उन्हें उनके ऑफिस से कौन निकाल सकता है यदि वो किसी भी प्रकार के गलत कार्य करते हैं, करप्शन कर रहे हैं, या फिर किसी और ग्राउंड पे, किसी और बेसिस पे यदि हम चाहें कि हम उन्हें अपने ऑफिस से निकाल दें, उनकी पोस्ट से हटा दें, तो ये जो पावर है, ये जो शक्ति है, अथॉरिटी है,
हमारे संविधान ने इनमें से किसे प्रदान की है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों के ही पास ये अधिकार है कि वो हमारे देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उनकी पोस्ट से, उनके ऑफिस से बाहर निकाल सकते हैं। दूसरा है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि जो सेंट्रल लेवल पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनके पास ये अधिकार है कि वो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उनकी पोस्ट से हटा सकते हैं। थर्ड वन इज़ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे देश के राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो यहाँ पे हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उनकी पोस्ट से हटा सकते हैं। फोर्थ वन इज़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे देश के चीफ जस्टिस के पास ये अधिकार है क्या कि वो हमारे देश के इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपनी पोस्ट से हटा सकते हैं। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे आंसर होगा प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति। हमारे देश में राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है कि वो यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उनकी पोस्ट से, उनके ऑफिस से हटा सकते हैं। अब यहाँ पे इस चीज़ का क्या प्रोसीजर होता है, चलिए ब्रीफ में समझते हैं। The Chief Election Commissioner of India can be removed from office by President on the ground of proved misbehavior or incapacity। यहाँ पे इन्हें हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा यदि यहाँ पे ये बात प्रूफ होती है कि इन्होंने किसी प्रकार का मिसबिहेव किया है, मिसकंडक्ट किया है, या फिर ये अपनी पोस्ट को होल्ड करने के लायक नहीं है, इन कैपेसिटी को शो करते हैं, इनके पास इतनी कैपेसिटी, कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि ये अपनी पोस्ट को होल्ड कर सकें और इलेक्शन की कंटेस्ट में सारे जो काम हैं वो कर सकें। देन दिस रिक्वायर्स अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विद अ स्पेशल मेजॉरिटी। अब यहाँ पे ये जो प्रोसीजर है ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट होगा दोनों ही हाउस ऑफ पार्लियामेंट यानी कि राज्यसभा और लोकसभा में। यदि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो अपने कार्य सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं, या फिर वो अपनी पोस्ट के कैपेबल ही नहीं है, देन उस कंडीशन में हमारे जो दोनों हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इसमें इस चीज़ के रिगार्डिंग रिजोल्यूशन जो है वो पास किया जा सकता है। और यहाँ पे मेजॉरिटी कितनी चाहिए रहेगी, आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए रहेगी। स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है, चलिए समझते हैं। 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग सपोर्टेड बाय मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। यहाँ पे आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए रहेगी। अगर आप जितने भी मेंबर्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं, यहाँ पे आपको 2/3 ऑफ मेंबर्स जो हैं प्रेजेंट होने चाहिए। पहली बात तो प्रेजेंट होने के साथ साथ मोर देन 50% से ज़्यादा वोटिंग जो है आपके हित में आनी चाहिए, आपके फेवर में आनी चाहिए। उस कंडीशन में ही जो है ये रिजोल्यूशन आगे पास किया जाएगा और राष्ट्रपति तक ये बात पहुंचाई जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति जो हैं, वही इस चीज़ को डिसाइड करते हैं कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्हें उनकी पोस्ट से हटाया जाना चाहिए या फिर नहीं। हालांकि इसका रिजोल्यूशन हमें दोनों ही हाउस ऑफ पार्लियामेंट में यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में देखने को मिलता है, लेकिन जो फाइनल डिसीजन मेकिंग होती है वो अभी भी किसके हाथ में है, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। अब हमने इतनी सारी लंबी कहानी क्यों पढ़ी, क्योंकि यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन तो यही कि भाई किसके पास अधिकार है, राष्ट्रपति के पास। दूसरा ये बन सकता है कि जब इलेक्शन कमिश्नर को उनकी पोस्ट से हटाया जाता है उसके लिए आपको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए या फिर स्पेशल मेजॉरिटी। तो आपका आंसर होगा स्पेशल मेजॉरिटी। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जाता है तो उसके लिए जो वोटिंग होती है ना, उसमें किस प्रकार की मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा स्पेशल मेजॉरिटी। देन आगे बात करेंगे ग्राउंड्स के बारे में भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से वैसे कि भाई कौन से ग्राउंड्स पे, किस बेसिस पे हम इलेक्शन कमिश्नर को उनकी पोस्ट से हटा सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोलता है हु वॉज नोन एज बादशाह खान। इनमें से ऐसी कौन सी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी जो रहे हैं उन्हें हम बादशाह खान के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, सेकेंड ऑप्शन है अब्दुल कलाम आज़ाद, थर्ड ऑप्शन है खान अब्दुल गफ़र खान, डी है आपका खान अब्दुल वली खान। तो यहाँ पे आंसर होने वाला है आपका खान अब्दुल गफ़र खान। जो खान अब्दुल गफ़र खान साहब थे इन्हें हम बादशाह खान के नाम से भी जानते हैं। ही वॉज अ लीडर इन इंडियाज़ इंडिपेंडेंस मूवमेंट प्रमोटिंग नॉन वायलेंस एंड यूनिटी।
अब इन्हें हम खान अब्दुल गफर खान के साथ साथ फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जब इंडिया इंडिपेंडेंस का जो पूरा एक दौर चल रहा था, इंडिया में लोग इंडिपेंडेंस के लिए कॉन्स्टेंटली प्रोटेस्ट कर रहे थे, नारेबाजियां कर रहे थे, उसमें एक बहुत ही फेमस इंडिपेंडेंस लीडर निकल कर आए, फ्रीडम फाइटर निकल कर आए, जिनका नाम था खान अब्दुल गफर खान। इन्हें हम फ्रंटियर गांधी के साथ साथ बादशाह खान के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इंडिया के इंडिपेंडेंस में इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जहाँ पे नॉर्थ वेस्ट जो प्रोविंसेस थी, वहाँ के इलाकों में जो भी प्रोटेस्ट था, उसका पूरा कार्यभार अगर किसी ने संभाला था तो वो थे हमारे खान अब्दुल गफर खान। इन्होंने बोला कि हमें जो नॉन वायलेंस है उसका सहारा लेना चाहिए और यूनिटी के साथ कार्य करना चाहिए, यूनाइट होके, एकजुट होके ब्रिटिशर्स का सामना करना चाहिए और उन्हें देश से बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने नॉन वायलेंस जैसी जो प्रिंसिपल्स थे, नॉन वायलेंस के, अहिंसा के जो प्रिंसिपल्स थे, उन्हें भी प्रमोट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पॉलिटिकल सिस्टम इन अफगानिस्तान इज़ नोन एज, अफगानिस्तान में जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसे हम किस नाम से जानते हैं? इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान या फिर इस्लामिक गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि आपसे पूछा जा रहा है कि अफगानिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना, इसे हम किस नाम से जानते हैं, किस नाम से पुकारते हैं? ये क्वेश्चन हमें प्रीवियस ईयर में एनटीपीसी में देखने को मिला है, इसीलिए ये क्वेश्चन हम आज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। यहाँ पे अफगानिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इसे हम इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान के नाम से जानते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड इंडियन नेशनल फ्लैग ऑन। हमारे देश की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उन्होंने हमारे देश का जो नेशनल फ्लैग है उसे इनमें से कौन सी डेट को, कौन सी तारीख को अडॉप्ट किया था? तो ऑप्शन है 22 जुलाई 1947, 22 अगस्त 1947, 22 जनवरी 1948 या फिर 22 अक्टूबर 1947। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 22 जुलाई 1947। हमारे देश का जो नेशनल फ्लैग था, इसे अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 को। इस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग चल रही थी और उसी मीटिंग में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, उन सभी ने आपस में मिलके हमारे देश के नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया। It officially became the flag of Union of India on 15 अगस्त 1947 on the day of independence। अगर मैं बात करूँ, ये जो हमारा नेशनल फ्लैग था, इसे ऑफिशियल स्टेटस कब मिला? तो इसे ऑफिशियल स्टेटस मिला 15 अगस्त 1947 को, जिस दिन हमारे देश को ब्रिटिशर्स से, अंग्रेज़ों से आज़ादी यानी कि इंडिपेंडेंस जो थी वो प्राप्त हुई। 22 जुलाई 1947 को इसे अडॉप्ट किया। किसने अडॉप्ट किया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने मीटिंग के दौरान। लेकिन अगर इसे मैं बात करूं ऑफिशियल स्टेटस जो है वो कब प्रदान किया गया, तो यहाँ पे ऑफिशियल स्टेटस इसे प्रदान किया गया 15 अगस्त 1947 के द्वारा। देन ये जो हमारे 25 क्वेश्चंस थे आज के कंप्लीट होते हैं। एंड आज एक क्वेश्चन मैं भी आपसे पूछना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरा आज का जो सवाल है वो ये है, दैट द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया केम इन द ईयर। इंडिया में ब्रिटिश रूल जो है वो कौन से ईयर में समाप्त हुआ, कौन से ईयर में ख़त्म हुआ? ऑप्शन है 1946, 1947, 1948 या फिर 1950। काफ़ी आसान सवाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। साथ ही साथ आज की क्लास के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमने डिस्कस किए वो सभी आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में भी आए होंगे। आई रियली होप दैट यू गाइज एंजॉय टुडेज़ क्लास। आज की क्लास में हमने कहने को तो 25 PYQ डिस्कस किए, लेकिन उन 25 PYQs का ही इस्तेमाल करके हमने फ्यूचर में बनने वाले बहुत सारे पोटेंशियल क्वेश्चंस को डिस्कस किया। एक ही क्वेश्चन को डिस्कस करते करते हमने मैक्स टू मैक्स 3 से 4 क्वेश्चंस जो है वहाँ पे सॉल्व किए और बहुत सारे नए क्वेश्चंस को फ्यूचर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर किया। ऑल्दो इट वॉज अ 25 PYQ क्लास, पर 25 से तो ज़्यादा ही, कम से कम 40 PYQs, जो PYQs तो नहीं बोल सकते, 25 PYQs
और 40 क्वेश्चंस जो है हमने यहाँ पे अपने फ्यूचर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर किए। मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, जितनी भी बातें आज हमने डिस्कस करी, आपको समझ में आए होंगे। और अगर आप ये क्लासेस को इसी तरीके से रेगुलरली देखेंगे, रेगुलरली यहाँ पे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो आपको एनटीपीसी के पॉलिटी और गवर्नेंस के सेक्शन के लिए तो कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, कोई भी बुक, कोई भी गाइड गो थ्रू नहीं करनी पड़ेगी। जस्ट इन क्वेश्चंस को, PYQs को, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए मेरे साथ मिलके, और यही आपके एनटीपीसी एग्जामिनेशन के लिए मोर देन सफिशिएंट होगा, मोर देन इनफ होगा। आप अगर इन क्वेश्चंस को, इन क्लासेस को रेगुलरली गो थ्रू करते हैं, रेगुलरली अटेम्प्ट करते हैं, देन इस कंडीशन में आप बहुत आसानी से पॉलिटी और गवर्नेंस के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे अपने आने वाले एनटीपीसी एग्जामिनेशन में। आई रियली होप कि आज की क्लास की जो भी बातें थी आपको समझ में आई होंगी। और अगर आप जानते हैं कि आपका कोई दोस्त है, कोई भी रिलेटिव, कोई भी फ्रेंड है, कोई भी कलीग है जो कि अभी एनटीपीसी एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है, तो ये क्लास उनके लिए मस्ट वॉच होने वाली है, क्योंकि इन क्लासेस में हम पॉलिटी और गवर्नेंस के PYQ के साथ साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करते करते एक ही क्वेश्चन से कितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो बन सकते हैं, जितने क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है, उन्हें हर क्लास में डिस्कस करेंगे। सो आई रियली होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आई हैं। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक द वीडियो। एंड जो सवाल मैंने आपसे पूछा है, मुझे उसका जवाब कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो जो है आप उस चीज़ को मिस ना कर पाएँ। आई रियली होप you guys enjoyed watching the video, and I would like to say just one thing, that if you want to prepare for your competitive examinations on a better way, so you should always stay healthy and stay happy so that you can crack your examinations on a better note. So yeah, thanks for watching the video. Thank you everyone.